डजन $46 बिलियन से शुरू होने वाला पाक चाइना इक्तिसादी राहदारी मंसूबा, जिसे कहा यह जा रहा है कि ये पाकिस्तान और खित्ते के लिए गेम चेंजर है और इससे करोड़ों लोगों की जिंदगी में वाज़ेह तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी। इस मंसूबे से तवानाई बहरान और इक्तिसादी बहरान का खात्मा भी हो सकेगा। ये तो वो दावे हैं जो किए जा रहे हैं, मगर गौर तलब बात यह है कि ये वाहिद मंसूबा है जिसमें हमने देखा कि आर्मी चीफ और वजीर आजम साहब ने इस मंसूबे का 7 इफ्तिताह किया। यानी यहाँ सिविल और मिलिट्री क़यादत में कोई दरार नहीं है, मगर अहम सवाल ये है कि इस प्रोजेक्ट को लेके नेशन बिल्डिंग में फौज और हुकूमत की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो वादे और जो ख्वाब हुकूमत ने अवाम को सीपैक की आड़ में दिखाए हैं, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर भी होंगे या फिर ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाएंगे, और क्या सीपैक जो मंसूबा है वो तमाम मसाइल का हल है। इस पर बात करेंगे अपने पहले सेगमेंट में। मोजिस पैनल में साथ मौजूद है डॉक्टर फारूक सलीम, अयाज अमीर। अयाज साहब, ये तो वो दावे थे जो मैंने बात की, अब ये बता दीजिए ये कॉरिडोर जो बन रहा है ये वाकई एक विजन है और ये पूरे मसाइल का हल है जो पाकिस्तान को है? देखिए जी, और तो और बात है, सिर्फ ये है कि ऐसे लगता है कि पूरी कौमी बहस जो है और सारे मसाइल पे ख़त्म हो गई है। जब कोई बात होती है तो आप वो झंडा निकाल देते हैं सीपैक, इसका क्या होगा, पाकिस्तान के मसाइल ये क्या होगा, आप सीपैक जो है वो करते हैं। अब कल की वो जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की है, आप मुझे बताएं, इतना ढंडोरा सीपैक का पहले ही पीटा जा रहा है तो कल की कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्या थी? पर वो जो वज़ीर मौसूफ हैं उन्होंने कुछ कारकर्दगी दिखानी थी, सारों को वहाँ पे बुला लिया गया। हुबुल वतनी का जो नया यार्ड स्टेक है, जो नया पैमाना है, वो सीपैक है। मतलब आपका सीपैक पे क्या आप इस पे शक कर रहे हैं? इसका मतलब है आपकी हुबुल वतनी में कुछ थोड़ी सी कमी है। वो आप पूरा जो है नहीं, आप इस पे नारे मार रहे हैं। हाँ, तो फिर आप पाकिस्तानियत और सीपैक वो एक चीज हो गई है। तो हाँ, सीपैक पे आप नारे मार रहे हैं, आपको पता नहीं है कि मुआहदे कौन से हैं, शफाफियत क्योंकि उस पे नहीं है। बिल्कुल जैसे वो एक चादर होती है गोल, ऊपर से आपको कोई नजर नहीं आ रहा कि इसके पीछे के अग्रीमेंट साहिवाल का वो पावर प्लांट है किन टर्म्स पे है, क्या है, नहीं वो नहीं बताना, क्योंकि आप इसका मतलब है कि हुबुल वतनी का आपके सवाल आप पूछ रहे हैं। ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट भी माशाल्लाह वो भी सीपैक का हिस्सा है। ये जो जिस पे हाई कोर्ट में जो वकला थे दूसरी तरफ के, उन्होंने ऑरेंज लाइन ट्रेन के बारे में फैक्ट्स मांगे थे कि जी आप बताइए तो सही कौन, उन्होंने कहा ये सीपैक का हिस्सा है, इसलिए ये पाक चीन जो है वो ट्रांजैक्शन उसके बीच में है, तो ये एक स्टेट सीक्रेट है, हम अदालत में वो नहीं बता सकते। कल का आप वो कॉन्फ्रेंस देख लें और आज हेडलाइंस देख लें, और कोई खबर थी नहीं। अब खबरें दो रह गई हैं, एक MQM कराची में वसीम अख्तर का वहां पे इंतखाब, और कुछ है नहीं। तो आज हेडलाइन ऐसे पता चलता था जैसे सीपैक के बारे में कोई नई चीज आ गई है। लगता है कि हमारी इमेजिनेशन, हमारा जो तखय्युल का जो एक कैपेसिटी है वो मौकूफ हो गया, बंद हो गया है, और सिर्फ एक चीज रह गई है, सीपैक सीपैक सीपैक। भाई और आप बात कर लें और इसके बारे में इतना ढंडोरा ना पीटें। लोग जो हैं पूरी दुनिया में क्या कहेंगे? साउथ चाइना सी के बारे में बात करें, आप कहें नहीं सीपैक बन जाए तो ये गेम चेंजर हो जाएगा, और ये गेम चेंजर का लफ्ज तो सुन सुन के कान पक गए। सर थरकोल ने भी गेम चेंजर करना था, चिन्योट के नीचे वो निकला था लोहा, वो उसने भी गेम चेंजर वो भी गेम चेंजर था। थरकोल तो आपको याद है कि वो इतना कोल है कि वो इतना सऊदी अरेबिया के पास तेल नहीं है जितना हमारे पास और चिन्योट के बारे में याद पड़ता है कि हाँ ये सिर्फ तांबा नहीं है बल्कि इसमें सोना भी है, इसमें यूरेनियम भी है, वो कोई दुनिया का अनोखा धात जो है चिन्योट से, वो भी गेम चेंजर था। आप कह रहे हैं सब गेम चेंजर्स हैं। ये क्या, ये कौन सा है, क्या आपने ये बना लिया है? हमारे जो हुक्मरान हैं इनको कोई ना कोई नारा चाहिए होता है। आपको याद होगा 2008 के इलेक्शन में पूछते थे जी क्या मसला है, अदलिया की बहाली में सब राज जो है पिन्हा है, पाकिस्तान की मईशत कैसे ठीक होगी, अदलिया की बहाली हो जाए, इस मसले का क्या होगा, अदलिया की बहाली। अदलिया की बहाली हो गई, नारा चाहिए था उनका, जब तक 17वीं तरमीम खत्म ना हो तो इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। तो इस मसले का हल आप पहले 17वीं तरमीम तो हल करें। अब जो है
वज़ीर आज़म को और कोई बात नहीं आती। जहां जिस मौके पे आप जहां पकड़ लें, आप पैनामा पेपर्स के बारे में बात करें, वो कहेंगे हाँ आप सीपैक के खिलाफ है ना, इसलिए आप पैनामा पेपर्स की बात कर रहे हैं। आप मेफेयर फ्लैट्स की बात करें, ये साजिश हो रही है सीपैक के खिलाफ। आप पूछे भाई मेफेयर फ्लैट्स तो पुराने थे, वो जो वन हाइड पार्क, वो पता नहीं 40 मिलियन पाउंड का एक नया फ्लैट, वो भी अभी उनकी वो जो है पोर्टफोलियो में आ गया है। तो आप तो फिर मुकम्मल पता चल गया कि आप सीपैक के दुश्मन साबित कर दिया, क्योंकि आप ये जो वन हाइड पार्क का आप बात कर रहे हैं, तो आप जो है साजिश कर रहे हैं। मतलब ये कौन सा तमाशा जो है, ये मुल्क को ये दिखलाया जा रहा है और मुल्क को इस तमाशे में डाला जा रहा है। सर, एक तो इंसानी माशी तारीख आप खोल के देख लें, कभी भी किसी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क की किस्मत नहीं बदल डाली। अगर किस्मत बदलनी है तो आपने खुद बदलनी है, कोई दूसरा मुल्क आपकी किस्मत बदलने के लिए या आपकी गेम चेंज करने के लिए नहीं आएगा। दूसरा सर, बड़ा वाला सवाल ऐसे है कि 46 अरब डॉलर का हम कह रहे हैं कि ये मंसूबा है सीपैक का। इसके दो बड़े हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो कॉरिडोर का, जिसमें आपने सड़कें बनानी हैं, जिसमें रेल लिंक बनेगा, वो 11 अरब डॉलर का है। और 35 अरब डॉलर के पावर के प्रोजेक्ट्स, ये पूरा आपका सीपैक कहलाता है। अब वो 35 अरब डॉलर के जो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, वो ज्यादातर कोल के प्रोजेक्ट्स हैं और वो ज्यादातर इंपोर्टेड कोल है। आपने कोयला बाहर से आना है, चाइना आपके साथ मिलके वो प्लांट लगाएगा और फिर ये मामला आगे बढ़ेगा। तो पहले तो आप ये ज़हन में रख ली कि 25% कॉरिडोर है जो हम कहते हैं, और 75% उसका हिस्सा जो है वो आपके पावर प्रोजेक्ट्स हैं और कोयले पे हैं ज्यादातर, जिससे दुनिया अब दूर जा रही है कोयले से, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब अगर चाइना और पाकिस्तान में जो आपस में तजारती रिलेशनशिप है वो आप देख लें, तो चाइना की जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल मशीनरी की इंपोर्ट्स हैं, और जो दूसरे नंबर पे है वो पेट्रोलियम है। ये दोनों चीजें पाकिस्तान के पास नहीं है, हम उनको ये चीजें सप्लाई नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है वो हमारा कॉटन रिलेटेड है, या कपड़ा है, या सूतर है। वो चाइना को चाहिए नहीं, क्योंकि चाइना के पास अपना बहुत सारा कॉटन रिलेटेड प्रोडक्ट। तो जहां तक आपकी तजारती रिश्ते का ताल्लुक है, ये अगर आप सड़कें बनाएंगे, कॉरिडोर बनाएंगे, पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम चाइना को बेच देंगे। चाइना को कोई, हमारे यहां चाइना बहुत सारी चीजें हमें दे रहा है। अब हम कोई 100 ममालिक से तजारती रिश्ते हैं हमारे, उसमें 100 ममालिक को मिला के हम कोई 20-25 अरब डॉलर का सालाना नुकसान करते हैं। चाइना अकेला जो हमारा तजारती खसारा करता है वो 8 से 9 बिलियन डॉलर का करता है, यानी कि सबसे बड़ा तजारती खसारा हमें चाइना से ट्रेड करने के बाद मिलता है। अब वो पावर प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि गदानी एनर्जी प्रोजेक्ट, वो कोई 9 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट था। 10 कोयले के प्लांट लगने थे, 660 मेगावाट का एक प्लांट लगना था, और अगस्त 2013 में आपको याद होगा कई महीने अखबारात में उनकी कैंपेन चलती रही। वो चुपके चुपके से शेल्फ कर दिया गया है। बहुत सारे कोयले के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शेल्फ कर दिए गए हैं। अब वो सीपैक का हिस्सा नहीं है, या वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है उनमें कि आप कोयला बाहर से लाएंगे, चाइना कोयले का प्लांट लगाएगा, उसकी बिजली जो बनाई जाएगी वो बहुत महंगी। देखिए, प्रोजेक्ट्स जो लग रहे हैं अयाज साहब, इसमें शफाफियत नजर नहीं आती है। आपने मेंशन किया साहिवाल प्रोजेक्ट का, वो उस वक्त जाके पता चलता है। नहीं, देखिए इसमें एक है, सड़कें बन जाए नॉर्थ से साउथ, चाहे हमें कोई चाइना को एक्सपोर्ट करना है या नहीं करना, या वहां से हम ले रहे हैं या नहीं ले, यहाँ पे कनेक्टिविटी पाकिस्तान में बढ़ जाए, वो हमारे फायदे की बात है। हमारे रेल या रोड सिस्टम जो है बेहतर हो जाए, पेशावर और ग्वादर और बलूचिस्तान का इंटीरियर खुल जाए, तो वो फायदे की बात है। हमें एनर्जी क्राइसिस बहरहाल है, एनर्जी शॉर्टेज है, इसकी वजह से अगर हमारी बिजली जो है पूरी हो जाए, फायदे की बात है। अब इसमें देखना ये है कि ये हमें मुफ्त नहीं मिल रहा, ये हमें लोन्स मिल रहे हैं, और इस पे सूद भी है। आया ये सस्टेनेबल है, हम वो वापस कर सकते हैं, और दूसरा ये कि आया ये सस्ती बिजली पैदा करेगी या नहीं। बिल्कुल ठीक है। हमारा इकोनॉमी का प्रॉब्लम ये है कि हमारी इकोनॉमी, मईशत, हमारी इंडस्ट्री वो कंपेटिटिव नहीं रही।
ہم جو وہ اتنا کاسٹ اس کا اتنا زیادہ ہے کہ آپ اپنے خطے میں باہر ملکوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ اس میں مہنگی سستی بجلی اگر بن رہی ہے تو پھر فائدے کی بات ہے. کولا جو ہے نقصان دہ ہے. ساہیوال میں 1200 ایکڑ زرعی زمین، اور ساہیوال کی زمین پاکستان کی فرٹائل ترین زمینوں میں سے ہے. 1200 ایکڑ لگا کے وہاں پلانٹ لگانا اس سے بڑی احمقانہ چیز کوئی نہیں ہے. احمقانہ بھی ہے، کرمنل بھی ہے، لیکن چلیں اس کو آپ رہنے دیں. اگر سستی بجلی مل جائے، کنیکٹیوٹی ہو جائے تو یہ فائدے کی بات ہے ہمارے. اچھا دیکھیں ساہیوال، ایک تو شفافیت، جیسے میں نے کہا کہ آپ پروجیکٹ بنانے چلتے ہیں تو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ گرانٹ ہے، یہ لون ہے، یہ کنسیشنل لون ہے، یہ پروجیکٹ فائنینسنگ ہے، یہ کس قسم کی فائنینسنگ آپ کو مل رہی ہے. جب پروجیکٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور اپروولز آنے لگتی ہیں تو پھر آپ کو اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ساہیوال پاور پروجیکٹ جو لگ رہا ہے اس میں 27% ریٹرن آن ایکویٹی اور ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہم نے چائنیز کو گارنٹی کیا ہے. تو آپ جو سستی بجلی کی بات کر رہے تھے، اگر کوئلے کا پلانٹ لگا رہے ہیں اور 27% ریٹرن ہم نے چائنیز کو واپس کرنا ہے تو میرا نہیں خیال کہ سستی بجلی سامنے آئے گی. میرے پاس تھوڑے سے پیسے آپ مجھے بتا دیں جہاں پہ 27% ریٹرن ہے تو میں اپنے تھوڑے سے پیسے وہاں جمع کرا دوں. سر آپ کو ڈیفنس سیونگ میں 7-8% سے زیادہ نہیں ملے گا. یہاں پہ گورنمنٹ گارنٹی کر رہی ہے 27%. آپ نے ذکر کیا کہ انٹرسٹ ریٹ کیا ہوگا. ایک پلانٹ لگ رہا ہے جو رن آف دا ریور ہے جہلم کے اندر، وہاں پہ جو انٹرسٹ ڈیورنگ کنسٹرکشن، جب وہ پروجیکٹ بن رہا ہوگا اس کے دوران ہم لائبور پلس 4.5% دیں گے. لائبور ایسا وہ ہوتا ہے لندن انٹر بینک آفرڈ ریٹ، یعنی کہ جب ایک بینک دوسرے بینک کو ادھار دیتا ہے تو وہ کس ریٹ پہ دیتا ہے، اس ریٹ میں ہم 4.5% جمع کریں گے اور وہ ریٹ ہم چائنیز کو واپس کریں گے. تو یہ بھی بڑا مہنگا ریٹ ہے. تو جو جہلم میں پلانٹ لگ رہا ہے رن آف دا ریور، جو ساہیوال میں لگ رہا ہے، اس کی بجلی جو نکلے گی وہ یقینی طور پہ سستی بجلی نہیں ہوگی. اچھا یہ سب ڈاکٹر صاحب جن حقیقت سے روشناس کرا رہے ہیں تو عوام کو جھانسا کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہاں پر فائدہ کس کا ہے، حکومت کا ہے یا ہماری فوج کا ہے سی پیک میں؟ نہیں دیکھیے، مجھے جو اب میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں ریلیٹیولی باخبر ہوں، اخباریں پڑھتے ہیں، اتنا تھدا میں اخباروں کا، صبح دن میرا شروع ہی نہیں ہوتا جب تک میں ان سے نہ نمٹ لوں. لیکن آپ اگر مجھے ایک امتحان میں بٹھا دیں پرچے پہ اور وہ سی پیک پہ ہو تو میں اس میں فیل ہو جاؤں گا. مجھے پتہ نہیں ہے، ڈیٹیلز جو ہیں مجھے نہیں پتا. سر آپ اگر پتہ لگانے کی کوشش بھی کریں گے تو کامیاب نہیں ہو پائیں گے کیونکہ یہ انفارمیشن سیکرٹ رکھی جاتی ہے. دیکھیے میں اگر نیٹ پہ بھی جاؤں اور میں کوشش کروں کہ مجھے وہاں سے انفارمیشن ملے، وہاں سے بھی مجھے نہیں ملے گی. اگر میں صرف تنقید میرا مقصد نہ ہو، لیکن میرا مقصد ہو سمجھنا کہ یہ پروجیکٹس ہیں، یہ ہیں، اس کا فائنینشیل برڈن پاکستان پہ کیا ہوگا، ان کا فائنینشیل فائدہ. دیکھیں نا، آپ ایک ادھار لے کے ایک چیز بنا رہے ہیں، آپ اس امید پہ ایک بزنس کرتے ہیں کہ اس سے میری یہ آمدن جو ہے بڑھے گی تو میں وہ جو ہے سود واپس بھی کروں گا، پرنسپل اماؤنٹ بھی کروں گا، اور میری جیب میں بھی پھر یہ آئے گا. میرا کاروبار جو ہے یہ، اس کے بارے میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا کیا ہے تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. گیم چینجر ہے، پاکستان کا جو ہے مستقبل تقدیر بدل جائے گی، خطے کی بدل جائے گا، ایشین ٹائیگر ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا. اور پھر جہاں کہیں آپ کی تھوڑی سی شک ابھرتی ہے وہاں پہ جنرل راحیل شریف کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. مطلب ایک بحث پہ ختم ہو گئی نا. وہاں پہ نہ صرف احسن اقبال رہ گئے، احسن اقبال سے تو ہم نمٹ سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں، وزیر اعظم صاحب سے بھی کر دیتے ہیں، پر وہاں سے جو آپ کو پنچ ملتے ہیں آپ پھر چپ کر جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ میڈ ان چائنا تو ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، پاکستان کو بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ کیا میڈ ان پاکستان وہاں پہ ہوتی ہیں چیزیں موجود؟ اور تجارت تو پہلے بھی چائنا کی یہاں پہ ہمیں ساری چیزیں ملتی ہیں. ہم ایسی کوئی چیز بناتے ہی نہیں ہیں جس کی چائنا کو ضرورت ہو. اب یہ چائنا کی غلطی تو نہیں ہے، یہ تو ہماری اپنی غلطی ہے. چائنا بے شمار ایسی چیزیں بناتا ہے جو کہ ہم سے سستی بنا ڈالتا ہے اور ہمیں امپورٹ کرنے میں فائدہ رہتا ہے. اب یہ حال جو ہے یہ چائنا کا صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، یہ دنیا بھر کے ساتھ یہی حال ہے. یعنی کہ جب امریکہ کے ساتھ چائنا کی ڈیل ہوتی ہے تو امریکہ بھی بے تحاشا کچھ 100 ارب ڈالر سے بھی زیادہ نقصان کرتا ہے اس ڈیل کے دوران. نہیں دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک بات، چائنا کا مین انٹرسٹ ہے
गवादर सी पोर्ट, गवादर सी पोर्ट और उसे जो एक्सेस मिलेगा, अब आप बेशक कहते रहें कि भाई इससे क्या फायदा होगा, वो गवादर जाने, उस पे खर्चा जाने और चीनी जाने, ये उनकी असेसमेंट है कि हमें ये चीज चाहिए। हमने अपना कैलकुलेट करना है कि हमें इससे क्या फायदा हो रहा है। सर आपने जो कहा ना, इसमें आपने दो सवाल पूछे हैं रियली। एक सवाल ये है कि ये जो रूट बनेगा, जो सड़क बनेगी या रेल की पटरी बनेगी और ग्वादर से माल जाएगा और ईस्टर्न चाइना जाके उसने रुकना है, बीजिंग में, शंघाई में या ग्वांगजू में, तो ये इकोनॉमिकली फीजिबल है? और दूसरा सवाल ये है कि चाइना ये क्यों करना चाह रहा है? सर आपने दो सवाल पूछे। सर एक सवाल मेरा भी है। नहीं एक सर दो सवाल कर लेना। पहले सवाल का जवाब ये है कि खुदा ने कुछ कवानीन बनाए हैं, लॉ ऑफ फिजिक्स हैं, जब भी आप सामान जमीनी रास्ते से लेके जाएंगे तो वो 8 से 10 से 12 गुना महंगा पड़ेगा समुद्री रास्ते के मुकाबले। जाने ना, वो चीन की दर्द ये इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मामला तय हो गया। सर वो चीन का दर्द सर है। सर अब आप चीन ये क्यों कर रहा है, हाँ। इसके ऊपर मैं क्यासराई कर सकता हूं, जवाब इसका चाइना ने देना है कि चाइना ये क्यों करना चाहता है। क्यासराई ये हो सकती है कि इस वक्त चाइना को जो एक्सेस है, जो वो अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, वो तकरीबन सारी साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी से करता है। और एक उनकी बड़ी पुरानी चाइनीज स्कॉलर्स की ये ख्वाहिश रही है कि क्योंकि ये समुंदर सारे जो हैं साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी, ये अमेरिकन नेवी डोमिनेट करती है, तो हमें कोई मुतबादिल रास्ता मिल जाए। तो गवादर मुतबादिल रास्ता, गवादर मुतबादिल रास्ता हो सकता है, लेकिन महंगा बहुत नहीं सर, नहीं देखिए, गवादर जो है साउथ चाइना सी का कभी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ये इसके स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस हो सकते हैं कि हमें यहाँ पे हमें ऐसा एक बंदरगाह चाहिए जहाँ पे हमें एक्सेस हो, जहाँ हमें फैसिलिटीज कमर्शियल। चलिए सर ब्रेक पे जाना है। सर देखिए, हमें डिटेल्स पता नहीं है, पर कमर्शियल जो है आप शंघाई और उसका सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। चले सर सर यहाँ